मुझे श्रियन देवानी को साउथ अफ्रीका लाने का काम दिया गया था और नेशनल लेवल पर यह फैसला किया गया था कि उसे एक चार्टर्ड फ्लाइट में लाया जाएगा जिसका खर्चा लोगों के दिए टैक्स से उठाया जाएगा। इसमें काफी खर्चा हुआ था। उसके लिए एक वीआईपी जेट का इंतजाम किया गया था, एक छोटा जेट जिसमें 8-10 लोग बैठ सकते हैं। और क्योंकि वो यूके में एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में था, इसलिए हमने तय किया था कि हम एक साइकियाट्रिक नर्स को साथ ले जाएंगे। मुझे याद है वो रास्ते में बहुत परेशान था। वो कंबल ओढ़कर बैठा रहा और सोता रहा। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, खून कभी छुपता नहीं है, कातिल को कभी ना कभी सामने आना पड़ता है। साउथ अफ्रीका में अपने ब्रिटिश हस्बैंड के साथ हनीमून पर आई एनी का मर्डर हुआ है और पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। ये बाकी क्राइम से बिल्कुल अलग था। मुझे लगा यहाँ मौके का फायदा उठाया गया है और फिर सारे सवाल खड़े होने लगे। हमने गहरी छानबीन की और छानबीन में जो बातें सामने आई उन्होंने हमारे होश उड़ा दिए। ये कैसे हो सकता है? मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं खुद उसकी जान क्यों लूंगा? वो उस पर इल्जाम लगाना चाहते थे। सबको लग रहा था उसी ने ये किया है। मुझे लगता है कि ये बुरा सपना कभी खत्म नहीं होगा। ये एक बहुत ही उलझा हुआ रहस्य है। समझ नहीं आता कि सच कहां खत्म होता है और झूठ कहां शुरू होता है। एनी, द हनीमून मर्डर, द ट्रायल। केप टाउन। 4 साल की लंबी इन्वेस्टिगेशन और एक्स्ट्राडिशन के बाद अब जाकर ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। एनी देवानी की फैमिली भी उसके पति पर चलने वाला मुकदमा देखने के लिए केप टाउन आई है। हम सब साउथ अफ्रीका गए और हमें उम्मीद थी कि हम वहां आखिरी बार जा रहे थे। वक्त आ गया था। आखिरकार हम इस मुकदमे में जाएंगे और श्रियन को सभी सवालों के जवाब देते देखेंगे। पिछले 4 सालों के दौरान इस केस में सबका सच सामने आया सिवाय एनी के। हमें पता है कि हमारी एनी अब वापस नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ हमें पता है कि हम पर इस दौरान क्या बीत रही है। जब मैं एनी के बारे में सोचती हूँ, उसके बारे में अच्छी बातें याद करना चाहती हूँ, लेकिन इस केस से जुड़ी बातें मेरी यादें खराब कर देती हैं। हमारे यहाँ पार्टीज और फंक्शंस होते हैं, लेकिन हर बार हमें उसकी कमी महसूस होती है। हर जगह एनी की कमी रहती है और हम सबको सच में यही लगता है। और हमें सच नहीं पता, इसलिए और बुरा लगता है। हमें बहुत गुस्सा आता है और हम जानना चाहते हैं कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। हम बस ये चाहते हैं कि सच सामने आए और इंसाफ हो। अब हम किसी की भी तरफ नहीं हैं। हमें बस देखना है कि इस केस में क्या होता है। हम बस ये चाहते हैं कि अदालत में पूरा सच सामने आ जाए। देखिए, मेरा नाम एड्रियन मॉप है और मैं नेशनल प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी का एक मेंबर हूँ और मैं उन सरकारी वकीलों में से एक हूँ जो उस वक्त एनी का केस लड़ रहा था। हमें अपने केस पर पूरा यकीन था और हमें यकीन था कि श्रियन ने ही इस मर्डर का पूरा प्लान बनाया था। हमसे जो सबूत लाने को कहे गए हम लेकर आए। उनके साथ मिलकर भी कई बार जांच की और फिर छुट्टियों में भी काम किया। हमें पूरा यकीन था कि हमारा केस बहुत मजबूत था। हमारे पास गवाह थे, वीडियो फुटेज थी और वजह भी मिल गई थी, इसलिए हम कॉन्फिडेंट थे। हम सबको लगा था कि इतना सब काफी होगा।
श्रियन को जेल भेजो। हाँ हाँ जरूर भेजो। श्रियन को जेल होनी चाहिए। देवानी केस एक बहुत मशहूर केस था। मेरी 36 साल की नौकरी में इससे ज्यादा मशहूर केस मैंने आज तक नहीं देखा। पूरी दुनिया इस केस पर नजरें गड़ाए बैठी थी। हर किसी की इस केस पर अपनी राय थी। सभी को इस बात की फिक्र थी कि इससे टूरिज्म पर कितना फर्क पड़ेगा। उसने साउथ अफ्रीका में अपनी वाइफ की जान ली और साउथ अफ्रीका के लोगों को इसके लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत गलत बात है। इंसाफ तो होना ही चाहिए। इंसाफ जरूरी है। उसे जुर्म की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुझे पता था कि सबका ध्यान हम पर है कि हम श्रियन को सजा दिलवा पाएंगे या नहीं, लेकिन उसके लिए हमें कोर्ट में उसे कातिल साबित करना ही था। साउथ अफ्रीकन सिस्टम में सरकारी वकीलों को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि श्रियन देवानी ने अपनी वाइफ को क्यों मारा था, लेकिन वकीलों ने जो केस बनाया है वो काफी मजबूत है और वो ये साबित भी कर सकते हैं कि श्रियन ही वो इंसान है जिसने मर्डर किया। ट्रायल का पहला दिन। पहले दिन सब कुछ बहुत ही एक्साइटिंग था। सब लोग बहुत ही खुश थे कि ये मुकदमा शुरू हुआ। मेजीन और मैंने इस केस पर काफी काम किया था। हम पूरा दिन इसी केस पर लगा देते थे, लेकिन अब आखिरकार इस मामले का हर पहलू सबके सामने आने वाला था। वहां पर मीडिया का मेला लगा हुआ था। हर जगह कैमरास थे। जैसे किसी भी क्या कहते हैं हाई प्रोफाइल केस में होता है। इस केस में सबको बहुत इंटरेस्ट था। जिस दिन का लोगों को इंतजार था आखिर वो आ ही गया। एनी मर्डर केस की गुत्थी अब सुलझ जाएगी और इस ट्रायल के दौरान लोगों को सच्चाई का पता चलेगा। मैंने ये अक्सर देखा है कि किसी भी विक्टिम की फैमिली जब मुकदमे को देखती है और बार बार उसके साथ हुए जुर्म के सबूत सामने आते हैं तो इस सब से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये साफ दिख रहा था कि एनी का परिवार बहुत तकलीफ में था। उसके पिता, उसका भाई, उसके चाचा सब बहुत दुखी थे। देखकर लग रहा था उनमें ताकत नहीं बची है। और इस केस के दौरान आखिरकार श्रियन कई सालों बाद हिंडोचा फैमिली के आमने सामने आने वाला था। मैं सुबह सुबह ही श्रियन को मेंटल हॉस्पिटल से लेने गई थी। वो अच्छे से तैयार होकर अपना सूटकेस लेकर शांति से गाड़ी में बैठा हुआ था। वो कोर्ट में हमेशा अपना सूटकेस लेकर आता था। उसमें क्या था ये मुझे नहीं पता। उसे कोर्ट में लेकर आना भी टेंशन का काम था, क्योंकि हमें डर था कि कोई उसकी जान ले सकता है या हम पर गोली चला सकता है, क्योंकि लोग उसे पसंद नहीं करते थे। तो जब हम कोर्ट पहुंचे तो पुलिस ने पीछे का रास्ता खाली करवाया और हम वहां से अंदर गए। ये काम मुश्किल था क्योंकि सबको उसे करीब से देखना था और सब इंतज़ार कर रहे थे कि इस केस में वो फैसला हो जो उनके मुताबिक सही था। अदालत ने जर्नलिस्ट को आदेश दिया था कि वो कोर्ट में कोई तस्वीर नहीं ले सकते, लेकिन फोटोग्राफर्स और वीडियो क्रू को डॉक में बैठे श्रियन को कैमरे में कैद करने की इजाजत मिली थी। सब लोग लगातार श्रियन को घूर रहे थे। उसका रंग उड़ा हुआ था। वो काफी परेशान दिख रहा था और ये साफ दिख रहा था कि इस केस से जुड़े सालों के स्ट्रेस की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। मीडिया वालों ने तो मान ही लिया था कि श्रियन गुनहगार था। मीडिया इस बात पर जोर दे रहा था कि एक निर्दोष लड़की की जान गई थी। और हाँ, बिल्कुल ये बात सही थी। लेकिन एक बार सोच कर देखिए, मान लीजिए कि श्रियन गुनहगार नहीं था और उसके खिलाफ कोई साजिश की गई थी जिसमें उसे फंसाया जा रहा था। सोचिए, अगर किसी पर ऐसे कत्ल का इल्जाम लगे जो उसने ना किया हो और मीडिया से लेकर पब्लिक तक सब उसे दोष दे रहे हों, तो वो इंसान कितने प्रेशर में होगा और उस पर क्या बीत रही होगी। इट्स टेरिबल।
उसे कितना दुख हुआ होगा हम सोच नहीं सकते। उस पर सैकड़ों लोगों ने शक किया था। उसकी सेक्सुअलिटी का सबके सामने तमाशा बना था। उसकी जिंदगी में मानो एक तूफान आ गया था। पुलिस इस बिना पर केस लड़ना चाहती थी कि श्रियन गे था और उसने ये सच्चाई छुपाकर रखने के लिए अपनी वाइफ का मर्डर करवाया था। पुलिस का मानना था कि इस मर्डर की वजह ये थी कि श्रियन को इस शादी से छुटकारा पाना था। वो अपनी वाइफ को रास्ते से हटाना चाहता था ताकि वो अपनी शादी से छुटकारा पा सके। इंडियन कल्चर में डिवोर्स लेना आसान नहीं है, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम श्रियन की सेक्सुअलिटी को साबित करें, क्योंकि उसी बात के भरोसे हमारा पूरा जो केस है वो टिका हुआ था। हमारे पास सबूत था कि वो गे था, लेकिन अब वो एक हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में था और उसे इससे आज़ाद होना था। और हम कोर्ट में जो भी साबित करने वाले थे वो हमें इसी बात की बिना पर करना था। अब आप कोर्ट की वो कार्यवाही सुनने वाले हैं जो असल में श्रियन देवानी के कोर्ट ट्रायल के दौरान हुई थी। मिस्टर देवानी, आपको ये इल्जाम मंजूर है? नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। साउथ अफ्रीका में अगर आप खुद को निर्दोष मानते हैं तो आपको कोर्ट को समझाना पड़ता है कि ऐसा क्यों है, और आप जो भी बयान देते हैं उसके बिना पर ही केस की कार्यवाही शुरू की जाती है। योर ऑनर, हमने लिख कर रखा है कि मेरे क्लाइंट इल्जामों से सहमत क्यों नहीं हैं, और मैं वो बातें इनकी तरफ से पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मैं अपने आप को बाइसेक्सुअल मानता हूं और मैंने जिंदगी में आदमी और औरत दोनों के साथ सेक्स किया है। आदमियों के साथ मैंने जब भी सेक्स किया तो वो ज्यादातर उन लोगों के साथ किया जिनसे मैं ऑनलाइन या क्लब्स में मिला था, जिनमें प्रोस्टिट्यूट्स भी शामिल थे। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पल था, क्योंकि उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में सवाल खड़े हो रहे थे। कई सालों से ये ट्रायल चल रहा था और इस बार जब श्रियन के वकील आए तो उन्होंने इसी बात से शुरुआत की। आज वेस्टर्न केप हाई कोर्ट में हलचल से भरा दिन रहा। श्रियन के वकील ने उस पर लगे इल्जामों को खारिज करते हुए ये माना कि वो बाइसेक्सुअल है। मैं ये बात सुनकर एकदम हैरान रह गया, क्योंकि श्रियन के वकील ने बहुत ही गजब की चाल चली थी। पुलिस इस बात के सहारे मुकदमा लड़ने वाली थी कि श्रियन ने अपनी सीक्रेट सेक्सुअलिटी को छुपाने के लिए अपनी वाइफ की जान ली। श्रियन के वकील ने इस बात को बेमतलब साबित कर दिया। श्रियन के वकील ने इस बात को कोर्ट में बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया ताकि उस पर कोई बहस ना हो और कोई मुद्दा ना उठे। साथ ही वकीलों ने जज से ये भी कहा कि बाइसेक्सुअल होने का ये मतलब नहीं कि उसे एनी से शादी नहीं करनी थी, और उसकी सेक्सुअलिटी किसी भी हालत में एनी का खून करवाने की वजह नहीं बन सकती थी। वो एनी से बहुत प्यार करता था। मेरे ख्याल से यहाँ वकीलों ने काफी समझदारी दिखाई और जज का भरोसा जीतने में कामयाब हुए। वो ये दिखा रहे थे कि वो ईमानदारी से ये केस लड़ेंगे और कोर्ट को सच बताएंगे। हमें पता था कि हमें उसकी सेक्सुअलिटी के मुद्दे का सबसे पहले सामना करना पड़ेगा। ये बात कि वो बाइसेक्सुअल है और उसने कभी न कभी मर्दों और औरतों दोनों के साथ सेक्स किया था, इससे क्या फर्क पड़ता है? जरूरी बात यह है कि उसने ये कबूल किया था कि वो बाइसेक्सुअल है। हम उनकी कही गई बातों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। पहली बात तो यह है कि वो बाइसेक्सुअल तो बिल्कुल नहीं था। हमें पता था कि वो होमोसेक्सुअल था और खुद को होमोसेक्सुअल ही मानता था। अगर वो बाइसेक्सुअल होता तो वो एक औरत के साथ भी हंसी खुशी जी सकता था, लेकिन हमारी दलीलों का आधार ही ये था कि वो औरत के साथ नहीं रह सकता था, और हमारे पास ये साबित करने के लिए सबूत भी मौजूद थे। हमारी छानबीन की शुरुआत में हमें पता चला था कि श्रियन ने एशियन सब गाय नाम से गेडर वेबसाइट पर अकाउंट बनाया था। श्रियन ने जब उस वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाई तो उसने खुद को होमोसेक्सुअल बताया था। वो अपने हनीमून के वक्त भी गेडार वेबसाइट पर एक्टिव था।
ये गेडार के लॉगिन टाइम्स की वो लिस्ट है जो पुलिस ने कोर्ट में पेश की थी। वो उस वेबसाइट पर 15 नवंबर 2010 को और 16 नवंबर 2010 को गया था और वो हर बार लगभग 1 घंटे के लिए उस पर रहता था। हर बार। एनी के मर्डर से पहले और उसके बाद भी वो इस वेबसाइट पर लॉगिन करता था। आज हुए खुलासों से पता चला है कि श्रेयन देवानी जो कहता था कि वो अपनी वाइफ के गम में डूबा था, जबकि वो एनी के मरने के कुछ घंटों बाद ही गे वेबसाइट पर गया था। इस खुलासे से सरकारी वकील का केस मजबूत होगा। ये सुनकर सबको झटका लगा और सरकारी वकील इस बात को पकड़ कर बैठ गए। वो इंसान अपनी नई नवेली वाइफ के साथ हनीमून पर आया था और एक दर्दनाक हादसे में उसकी वाइफ की जान जाने के बाद भी उसे गेडार पर जाना बहुत ही जरूरी लगा। और सबसे खराब बात तो ये कि एनी की लाश मिलने के बाद वो रूम में बैठा गेडार पर मैसेजेस भेज रहा था, जबकि एनी के डैड होटल में नीचे बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। वो किसी और के साथ लगा हुआ था। सच बोलने वाले लोग ऐसा नहीं करते, ये बात गलत है। ट्रायल का 9वां दिन लियोपोल्ड लीजर द जर्मन मास्टर गवाही देने पहुंचा। पुलिस इस मामले में कई गवाहों को बुलाने वाली थी। उनमें यूके का एक मेल एस्कॉर्ट भी शामिल था जो खुद को जर्मन मास्टर कहता था और कत्ल की वजह साबित करने के लिए वो पुलिस का सबसे खास गवाह था। लियोपोल्ड ने दावा किया था कि उसका श्रियन के साथ अफेयर था, और तो और उसने हमें ये भी बताया कि श्रियन किसी से शादी करने वाला है और उसे इस बात की टेंशन है कि वो शादी के बाद कैसे रह पाएगा। हमें ये साबित नहीं करना था कि लियोपोल्ड लाइसर और श्रियन के बीच में कोई रिश्ता था। हम उनके बीच हुई बातों को सामने लाना चाहते थे। श्रियन ने लियोपोल्ड को बताया था कि उस पर शादी करने का कितना प्रेशर था और उसे रिश्ता पसंद नहीं था और उसे इस रिश्ते से बाहर निकलना था, उसे आजाद होना था। वो अहम गवाह था क्योंकि उसकी मदद से ही पुलिस कत्ल की वजह साबित कर सकती थी। उस दिन सब लोग जानते थे कि वो जर्मन मास्टर कोर्ट में आने वाला था। मैं एक कोर्ट स्केच आर्टिस्ट हूँ, तो पुलिस ने कहा कि पीटर तुम भी आ जाओ जल्दी से, क्योंकि वो एक बहुत ही खास गवाह है। तो एड्रियन, तुम्हारा कहना है कि श्रियन सितंबर 2009 से अप्रैल 2010 के बीच तुम्हारे घर पर आए और तुम्हारे साथ रात बिताई? हाँ, ये सच है। और तीनों बार जब तुम साथ रहे थे तब श्रियन ने उस काम के लिए तुम्हें अच्छी खासी फीस दी थी? ये भी सच है। योर ऑनर, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बात का इस केस से क्या लेना देना है। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। योर ऑनर, ये गवाह हमने इसलिए पेश किया है ताकि श्रियन की करतूतों के बारे में सबको पता चल सके, क्योंकि एनी के कत्ल के पीछे यही सबसे बड़ी वजह हो सकती है। पहली बात यह है कि जिस तरह के आरोप श्रियन पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जहां तक बात है श्रियन की सेक्सुअलिटी का, तो वो पहले ही मान चुके हैं कि वो एक बाइसेक्सुअल हैं। इससे ये साबित नहीं होता कि एनी का कत्ल इन्होंने ही किया है, और वो भी इसी वजह से। मैं इस गवाही की इजाजत नहीं दे सकती। मैं इसे खारिज करती हूँ। जिसका सबको इंतजार था वो कुछ मिनटों में ही लौट गया। मेल प्रोस्टिट्यूट लियोपोल्ड की गवाही खारिज करके उसे वेस्टर्न गेट हाई कोर्ट में वापस भेज दिया गया। उस आदमी को कोर्ट में लाकर ये क्यों कबूल करवाना है कि उसने श्रियन के साथ सेक्स किया था, जबकि श्रियन खुद कबूल कर चुका है कि उसने ऐसा किया था? वो आया, थोड़ी देर रुका और फिर चला गया। किसी ने उससे नहीं पूछा कि तुम क्या करते थे, और कोई भी सनसनीखेज खुलासा नहीं हुआ। जज ने कहा कि तुम पहले ऐसे इंसान नहीं हो जिसे सेक्स करने के लिए पैसे मिले हैं, और ना ही जिसका सबको इंतजार था वो कुछ मिनटों में ही लौट गया। मेल प्रोस्टिट्यूट लियोपोल्ड की गवाही खारिज करके उसे वेस्टर्न गेट हाई कोर्ट में वापस भेज दिया गया। उस आदमी को कोर्ट में लाकर ये क्यों कबूल करवाना है कि उसने श्रियन के साथ सेक्स किया था, जबकि श्रियन खुद कबूल कर चुका है कि उसने ऐसा किया था? वो आया,
थोड़ी देर रुका और फिर चला गया। किसी ने उससे नहीं पूछा कि तुम क्या करते थे, और कोई भी सनसनीखेज खुलासा नहीं हुआ। जज ने कहा कि तुम पहले ऐसे इंसान नहीं हो जिसे सेक्स करने के लिए पैसे मिले हैं, और ना ही आखिरी होगे जिसे ऐसा करने के लिए पैसे मिले हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इस बात से कि श्रियन मेल प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सेक्स करता है, ये साबित नहीं होता कि वो मर्डरर है। उसकी गवाही खारिज होने से केस कमजोर हो गया, क्योंकि सरकारी वकील अब कोर्ट में अपनी बात साबित कैसे करते? श्रियन के वकीलों को उसे बचाने के लिए 2 सवालों का जवाब देना था। पहला सवाल था श्रियन की सेक्सुअलिटी का, और दूसरा सवाल था कत्ल के लिए दी गई फीस का। शुरुआत में प्लान ये था कि दोनों कातिलों को इस काम के लिए 15,000 रैंड मिलने वाले थे, और तय यह हुआ था कि श्रियन देवानी वो कैश उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में रखकर चला जाएगा। दोनों कातिलों ने बाद में दावा किया था कि उन्हें फीस तो मिली थी, पर पूरी नहीं मिली थी, और गाड़ी में सिर्फ 10,000 रैंड रखे हुए थे। वो कैश पैसेंजर सीट के पीछे एक पाउच में रखा हुआ था। वो एनी की जान लेने के लिए उन्हें मिली कीमत थी। तो अगर वो बेकसूर था तो श्रियन बाहर घूमते वक्त अपने साथ इतना सारा कैश लेकर क्यों घूम रहा था? तो ये दलील थी कि श्रियन के पास 10,000 रैंड थे, और सरकारी वकील का सवाल था कि वो इतना कैश लेकर क्यों घूम रहा था। उसने कहा कि टोंगो उनके लिए हेलीकॉप्टर राइड का इंतजाम करवा रहा था, और पैसे उसी के लिए थे। टोंगो ने हमें बताया कि केप टाउन में हम कहाँ घूम सकते हैं, और वो हमारा टूर गाइड बन सकता है। मैंने उससे कहा कि मुझे एनी को सरप्राइज देने के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर ट्रिप का इंतजाम करना है। उसने कहा कि वो ये कर सकता है। उसने कहा कि इस काम के लगभग 20 से 25,000 रैंड लगेंगे, और मैंने जवाब दिया कि अगर वो 15,000 रैंड में करवा सकता है तो फिर मैं तैयार हूँ। श्रियन ने कहा कि उसके पास इतना कैश इसलिए था क्योंकि वो एनी को सरप्राइज देने के लिए घुमाने ले जाना चाहता था, वो भी एक हेलीकॉप्टर में, और वो उसी के पैसे थे। हेलीकॉप्टर में घूमने जाना महंगा पड़ता है, तो इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर से उसका इंतजाम करवाना चाहता था जो सही दाम में ये काम करवा सके। ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं थी, और कोई भी नॉर्मल टूरिस्ट ऐसा ही करता। श्रियन एनी को सरप्राइज देना चाहता था, तो वो नहीं चाहता था कि एनी को कुछ भी पता चले, इसीलिए उसने इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया, और उसके सामने उस काम की फीस भी नहीं भरी। कोर्ट में बैठे लोग ये बात सुनकर बहुत हैरान थे, क्योंकि 4 साल बाद पहली बार लोग हेलीकॉप्टर में घूमने की बात सुन रहे थे, और कई लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और इसकी कई वजहें थीं, जैसे कि सबसे पहली बात तो वो साउथ अफ्रीका के सबसे बेस्ट होटल्स में से एक में रुके थे, एक ऐसा होटल जिसे दुनिया के बेस्ट होटल्स में से एक होने के लिए अवार्ड मिला था, और वो होटल खुद उनके लिए हेलीकॉप्टर बुक करवा सकता था। मैं 5 मिनट में उनके लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवा सकता था। गेस्ट जहां भी घूमने जाना चाहें हम इंतजाम करवा सकते हैं, बस उनके कहने भर की देर है। और जो लोग केप ग्रेस में रहने आते हैं, अगर वो उतने महंगे होटल की फीस दे सकते हैं तो वो हेलीकॉप्टर में घूमने का खर्चा भी आसानी से उठा सकते हैं। जब इस हेलीकॉप्टर पर घूमने जाने के प्लान की बात सामने आई तो मैं एकदम हैरान हो गया था, क्योंकि ये मेरे लिए एकदम नई बात थी। मैंने सबसे पहले श्रेयन का इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू के दौरान उसने ये बात नहीं बताई थी। अगर कोई अपनी सफाई देना चाहता है और पहली बार किसी अखबार वाले से बात कर रहा है, तो क्या वो तभी ये बात नहीं बताएगा? उसने शुरुआत से ही ये जानकारी सबको आखिर क्यों नहीं दे दी थी? उसे बता देना चाहिए था कि उसने कैश हेलीकॉप्टर के लिए रखा था, लेकिन उसने ये बात मुझे भी नहीं बताई, और ना ही उसने ये बात उस पुलिस वाले को बताई जिसने उससे शुरुआत में पूछताछ की थी। हम लोग शाम के वक्त घूमने के लिए निकले। मैंने अपने पास 10,000 रैंड रखे थे ताकि उस शाम में हेलीकॉप्टर बुकिंग की डिपॉजिट दे सकूं, और इतना पैसा मेरे पॉकेट में नहीं आ रहा था, तो मैंने एनी को वो हैंडबैग में रखने के लिए कहा। श्रियन ने कहा कि उसने वो कैश एनी को उसके हैंडबैग में रखने के लिए दिया था,
लेकिन उसी ने कहा कि उसने ये सब किया एनी को सरप्राइज देने के लिए। तो ऐसे में सवाल आता है कि एनी ने क्यों नहीं पूछा कि वो उसके हैंडबैग में इतना कैश क्यों रख रहा है। श्रियन के पास जो 10,000 रैंड थे उसने उनके बारे में नहीं बताया। उसने घड़ी चोरी होने के बारे में कहा, मोबाइल की चोरी के बारे में कहा, चेन की चोरी के बारे में बताया, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं बताया कि मेरे पास 10,000 रैंड भी थे जो मैंने हेलीकॉप्टर राइड के लिए अपने पास रखे थे। उसने ये बात एक बार भी नहीं कही। मर्डर के 9 दिन बाद पुलिस को दिए गए एक बयान में श्रेयन ने बताया कि मर्डर की रात एनी के पर्स में क्या क्या था। हाँ, तो उस पर्स में कुछ भी नहीं था। उसमें बस उसका फ़ोन था और उसकी महंगी मेकअप किट थी। बस यही 2 चीज़ें मुझे याद हैं, क्योंकि बैग बहुत छोटा था। शायद लिप ग्लॉस भी था। मुझे तो बस इतनी ही चीज़ें याद हैं। कोर्ट में उसने कहा कि उसके हैंडबैग में 10,000 रैंड थे, लेकिन 4 साल पहले उसने कहा था कि उसमें कुछ नहीं था। ये दिलचस्प बात है। किसी को भी उस पर शक होगा। दोनों में से एक बात तो झूठी है। मैं इसे मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन का नाम देना चाहती हूँ। श्रियन खुद 2 अलग अलग बातें कह रहा था, और जब 2 अलग बातें कही जाती है तो समझ नहीं आता किस पर यकीन करें। हमने अपनी तरफ से ये बात नहीं कही थी, खुद श्रियन ने ये कहा था। हमारा काम उसे कहानियां सिखाना नहीं था, और हम ऐसा करते तो ये कानून के खिलाफ होता। ये खुद उसकी कहानी थी और वो इस बात पर अड़ा रहा। 13 नवंबर 2014 एनी की मौत की तारीख आने की वजह से ट्रायल को रोक दिया गया। खायलीचा इस मुकदमे के दौरान ये सच और झूठ के बीच फर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी बहन की दर्दनाक मौत हुए 4 साल हो चुके हैं। हम साउथ अफ्रीका के लोगों को शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमारा साथ दिया। आप सब हमारे परिवार का ही एक हिस्सा हो। अगर एनी जिंदा होती तो वो आप सबके बीच बहुत खुश होती। उम्मीद है कि हमें जल्द ही इंसाफ मिल जाएगा। थैंक यू। ये कहना बहुत मुश्किल था कि उस मुकदमे का झुकाव किस तरफ था। सरकारी वकील को यकीन था कि उनका केस बहुत मजबूत था और उनके पास श्रियन देवानी के खिलाफ कोर्ट में पेश करने के लिए काफी सबूत थे। कोर्ट में आने वाला अगला इंसान सरकारी वकील का खास गवाह टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो था। केस की शुरुआत से ही सरकारी वकील के लिए जीत या हार का फैसला टोंगो की गवाही पर टिका था। टोंगो केस की सबसे अहम कड़ी था। उसके बिना श्रियन को कातिल साबित करना नामुमकिन था। टोंगो ही एक ऐसा आदमी था जिसने श्रियन से बात की थी और पूरा प्लान बनाया था। सिर्फ वही था जो ये साबित कर सकता था कि उसने और श्रियन देवानी ने मिलकर ये पूरी साजिश की थी। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, वो पढ़ा लिखा था और जाहिर है पुलिस ने इस केस में उसकी गवाही के बिना पर बहुत सारा खर्च किया था। वो खर्च जनता के दिए हुए टैक्स से ही हुआ था। हमें बताया गया था कि टोंगो बहुत बड़ा गवाह था, लेकिन हमें उसकी इस बात को झूठ साबित करना था कि उसने ये सब श्रेयन देवानी के कहने पर किया था और श्रेयन ने उसको ये काम करने के लिए हायर किया था और उसे इसकी अच्छी कीमत दी थी। योर ऑनर, हमारा अगला गवाह है जोला टोंगो। क्या तुम कोर्ट को बता सकते हो कि तुम जब उस होटल पर गए तो क्या हुआ था? मैंने होटल पर गाड़ी रोकी और वो औरत वहां पर उतर गई, लेकिन उसका पति मेरे साथ ही बैठा रहा। उसने मुझसे कहा कि उसके पास मेरे लिए काम था और मैं उसके लिए कुछ देर वहीं इंतजार करूं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो आदमी वापस आया और कार में आकर बैठ गया। उसने मुझसे कहा कि वो किसी को मरवाना चाहता था। उसने मुझे बताया कि वो काम पूरा हो जाने पर उस काम करने वाले आदमी को 15,000 रैंड दे सकता है। टोंगो ने जब गवाही दी तो उसने फिर से वही सारी बातें कही कि वो श्रियन से मिला, सारी प्लानिंग की,
किस रास्ते से गए, पूरी सच्चाई कोर्ट को बताई। सरकारी वकील के लिए शुरुआत अच्छी हुई। टोंगो ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बयान दिया। वो एक अहम गवाह था और उसे अपनी अहमियत मालूम थी। उसे कितना कॉन्फिडेंस था ये देखने के लिए एक बार वो पॉल की तरफ मुड़ा और बोला, हम श्रियन को सजा दिलवाएंगे, फिक्र मत करो, डोंट वरी, उसे सजा मिलेगी। वहां पूरा परिवार मौजूद था, मतलब एनी का पूरा परिवार, और वो कह रहा था कि वो श्रियन को सजा दिलवाएगा। उसका कॉन्फिडेंस देख के मैं हिल गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ट्रायल का 11वां दिन। श्रियन के लॉयर जोला टोंगो से सवाल करना शुरू करते हैं। जोला टोंगो की बात यकीन करने लायक थी, लेकिन फ्रांसुआ देश के जाने माने वकीलों में से एक हैं। उनके सवाल अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देते हैं। तो टोंगो, ये बताओ, क्या उसने तुम्हें फ्राइडे को बताया था कि ये काम सैटरडे को करना था? हाँ, तभी बताया था। और क्या उसने इस बारे में बात की कि वो तुम्हें फीस कब और कैसे देगा? मुझे याद नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई थी। लेकिन काम की कीमत सबसे जरूरी होती है, तो क्या तुमने उससे पूछा कि तुम फीस कब दोगे और कैसे दोगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या बात हुई थी। योर ऑनर, इन्हें याद नहीं है। टोंगो एक स्मार्ट आदमी है और वो सब साफ साफ बता रहा था, लेकिन मैं हैरान थी कि उसे इतनी ज़रूरी बातें याद कैसे नहीं थी, और वो अपने आप को सही साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो टोंगो, उस वक्त तुम महीने भर में अपनी टैक्सी से कितना कमा लेते थे? अगर काम अच्छा चले तो मैं लगभग 30,000 से 40,000 रैंड कमा लेता था। फिर भी तुम इतने संगीन जुर्म के लिए तैयार हो गए, वो भी कुछ रैंड के लिए? जी हाँ, ये सच है। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि जब कार हाईजैक होगी और वो पुलिस को मिल जाएगी तो पुलिस उसे अपने कब्जे में रख लेगी? उस वक्त तो ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। तुम जितना बड़ा जोखिम उठा रहे थे उसके सामने ये 5,000 रैंड की कीमत बहुत छोटी थी। तब मैंने ये बात नहीं सोची थी। पूछताछ के दौरान कई अजीब बातें सामने आने लगीं और टोंगो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो बातें क्यों हुई थीं। उसके पास किसी भी सवाल का भरोसा करने लायक जवाब ही नहीं था। तो टोंगो, चलो देखते हैं कि तुमने पुलिस से अपने बयान में पहले क्या कहा था। श्रियन बहुत परेशान लग रहा था और उसने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर उस शाम को ये काम नहीं हुआ तो वो मुझे मार देगा। तो क्या ये सच था टोंगो? ये सच नहीं था। उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझे मार डालेगा। ये जरूर किसी न किसी की गलती थी। हो सकता है कि शायद ये गलती से टाइप हो गया हो। टाइप करने वाले ने कहा कि उसने बयान में कोई गलती नहीं की थी। उसने कहा कि ये कहना कि उसने अपनी मर्जी से कोई बात उस बयान में जोड़ दी थी, ये सरासर गलत था। वो भला ऐसा काम क्यों करेगा? उसने कहा कि उसका काम टाइप करना था और उसने वही टाइप किया जो टोंगो उस वक्त कह रहा था। वो भला ऐसी कहानी क्यों बनाएगा? ज्यादा होशियारी करना तुम्हारे काम नहीं आएगा टोंगो। तुम्हारे बयान में जो लिखा है और तुमने अभी जो गवाही दी है, ये दो अलग अलग बातें हैं, दो एकदम अलग अलग कहानियां हैं। पूरे बयान में ऐसी बहुत सारी बातें थी जो सही नहीं लग रही थी और इस वजह से पूरे बयान के सही होने पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने लगा था। और फिर ये साफ दिख रहा था कि सरकारी वकील मात खाते जा रहे थे। देखो टोंगो, सैटरडे की सुबह को श्रियन ने तुम्हें कोई भी कॉल नहीं किया था। मैं ये सबूत के साथ कह रहा हूं कि उसने ऐसा कोई कॉल नहीं किया था, और तुम जिस कॉल की बात कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। श्रियन के वकील बहुत ही अच्छे और जाने माने थे और उनकी स्ट्रैटेजी भी एकदम सटीक थी, और सबसे बड़ी बात, वो उनके काम आ रही थी। उन्होंने हमारे सबसे बड़े गवाह की धज्जियां उड़ा दी थी। सबसे बड़ा गवाह नाकाम हो गया। श्रियन के वकील का कहना है कि जोला टोंगो की बातें यकीन करने लायक नहीं है, इसलिए उसकी गवाही को खारिज कर देना चाहिए। उसने कहा कि सरकारी वकील का हर गवाह और सबूत खुद को गलत साबित कर रहे हैं। वो झूठा था, उसने झूठी गवाही दी थी, और मेरे ख्याल से ये सबको समझ आ गया था कि वो एक मक्कार आदमी था। उसकी गवाही में हर बात एक दूसरे से उल्टी थी।
जैसे ही उसकी बातों की जांच की गई तो सब बेतुकी साबित हुई। अगर टोंगो की गवाही नहीं टिकती तो ये पूरा केस ही गलत साबित हो जाता। देखा जाए तो ऐसे में कोई भी वकील इस बात का फायदा उठाकर अपने क्लाइंट को बरी करवाने के लिए अप्लाई ना करे तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। ट्रायल का 23वां दिन। श्रियन के लॉयर्स अर्जी देते हैं कि इस ट्रायल को खारिज कर दिया जाए। योर ऑनर, ये सेक्शन 174 के मुताबिक एक एप्लीकेशन है। अगर अदालत को लगता है कि मुल्जिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है तो ये केस खारिज कर दीजिए। डिफेंस लॉयर फ्रांचो वंजेल ने सबसे बड़ा वार किया है। श्रियन के वकील जोर दे रहे हैं कि इस पूरे मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। अगर केस खारिज हो गया तो श्रियन आजाद हो जाएगा, अगर नहीं तो मुकदमा आगे बढ़ेगा। सेक्शन 174 के मुताबिक अगर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके बिना पर अदालत मुकदमे को आगे बढ़ा सकती है तो अदालत को उसे बेगुनाह मान लेना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। तो हो सकता है कि श्रियन को कटघरे में जाकर अपनी सफाई देने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं। सेक्शन 174 की वजह से केस आगे नहीं बढ़ता क्योंकि इससे इंसाफ मिलने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है और केस खारिज हो जाता है। जज जेनेट ट्रेवर्सो अब 2 हफ्ते दोनों तरफ की दलीलों पर सोच विचार करेंगी और किसी नतीजे पर पहुंचेंगी। अगर वो केस खारिज करती हैं, तो फिर श्रियन आजाद हो जाएगा। पुलिस कोई केस नहीं कर सकती और उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। हमें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस पर मुकदमा हुआ हो और अदालत में खड़े होकर उसे किए गए सवालों के जवाब ना देने पड़े। ये बड़े अफसोस और नाइंसाफी की बात होगी अगर हमें और साउथ अफ्रीका के लोगों को पूरी सच्चाई नहीं पता चलेगी। मुझे उसके मुंह से ये बात सुननी थी और मैं चाहती थी कि वो अपना ये गुनाह कबूल कर ले। अगर तुम इतने सच्चे हो तो अदालत को बताओ कि आखिर हुआ क्या था। बस सबको सच्चाई बता दो। हम बस चाहते थे कि एनी को इंसाफ मिले। इतने सालों तक लड़ने के बाद भी हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। उसका अपनी तरफ से सफाई दिए बिना ही साउथ अफ्रीका से वापस चले जाना गलत होगा। उसे बताना होगा कि उस रात को क्या हुआ था जब इस देश में मेरी बहन का कत्ल हुआ था। ट्रायल का 25वां दिन। जज ये बताने आती हैं कि ये ट्रायल आगे बढ़ेगा या नहीं। अगर जज श्रियन के हक में फैसला लेती हैं, तो आज श्रियन इस मुकदमे से बाइज्जत बरी हो जाएगा। हो सकता है इस हफ्ते की आखिर तक श्रियन एक फ्लाइट में बैठकर वापस यूके चला जाए। हम सबको लग रहा था कि ये केस जैसे चलता ही रहेगा। हमें लग रहा था कि वो कहेंगी कि चलो इस मुकदमे को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो टोंगो जो इस मुकदमे में अकेला ऐसा गवाह था जो साबित कर सकता था कि मुलजिम इस साजिश का हिस्सा था। उसने ऐसी गवाही दी जो यकीन करने लायक नहीं थी और जिसमें इतनी गलतियां, झूठ और अजीबोगरीब बातें थीं कि समझ नहीं आता उसकी गवाही में कितना सच है और कितना झूठ है। किसी भी मुलजिम का हक होता है कि अगर उसे मुजरिम साबित करने का कोई तरीका ना बचे सिवाय इसके कि वो खुद गवाही देकर अपना गुनाह कबूल कर ले, तो उसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए सबूतों के मद्देनजर ये अदालत ये फैसला करती है कि मुलजिम इस मामले में निर्दोष है। कोर्ट की कार्रवाई खत्म। जब से जज जेनेट ट्रेवर्सो ने श्रियन को लगभग आजाद कर दिया है, तब से वेस्टर्न केप हाई कोर्ट के बाहर लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। अचानक जब इस केस का फैसला आया तो हम सब के होश उड़ गए। वो हमारे लिए सबसे बड़ी हार थी। हमने 4 साल बेसब्री से ये जानने के लिए इंतजार किया कि हमारी प्यारी बहन के साथ क्या हुआ था।
हम कभी ये जान नहीं पाएंगे कि उसके साथ वहाँ आखिर क्या हुआ था। ये बात मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे भाई को और मेरे पेरेंट्स को जिंदगी भर परेशान करेगी। ये बिल्कुल गलत फैसला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एनी को इंसाफ मिलना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज ने आपको निराश किया है? कई सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। एनी के डैड इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। एनी के पिता इस वक्त बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि हम लंबे वक्त से उससे जवाब जानने के लिए लड़ रहे थे। आखिर अब हम क्या करेंगे? श्रियन, आपको इस बारे में क्या कहना है? जवाब दीजिए सर। साउथ अफ्रीका के लोगों ने आपको माफ नहीं किया है। आपको क्या उम्मीद है? आप सब भी गुनहगार हैं। श्रियन, हमारा जवाब दीजिए। ये सही नहीं हुआ। इस मुकदमे में इंसाफ नहीं हुआ। बल्कि सच कहूं तो ये मुकदमा ही नहीं था। हम चाहते थे कि वो कटघरे में खड़ा हो और उससे सवाल पूछे जाए। हमें इतने साल लड़ने के बाद जो मौका मिला था वो पलक झपकते छीन लिया गया। सही तरीके से सुनवाई होने से पहले ही केस खारिज हो गया। ये क्या हुआ? कहां गलती हो गई? ऐसा क्यों हुआ? तो ये बताइए, वीडियो किस बारे में है? इस वीडियो में अशोक यानी एनी के अंकल बता रहे हैं कि पुलिस को कितना यकीन था कि वो सही साबित होंगे। पुलिस को पूरा यकीन था कि ये कत्ल श्रियन ने ही करवाया है। वो 100% श्योर थे कि इस केस में वो सही साबित होंगे और श्रियन को सजा होगी। और माइक का भी यही मानना था। उसे भी यकीन था। उसने कहा कि वो आखिर तक लड़ेगा और उसके पास केस जीतने के लिए सारे सबूत हैं। पुलिस और वकील ने एनी के परिवार को यकीन दिलाया था कि ये केस आसानी से जीता जाने वाला केस है। मेरे ख्याल से पुलिस और वकील इस मामले में कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि मरने वाले की फैमिली को इस तरह बेबुनियाद तरीके से उम्मीद देकर वो उन लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे थे जो पहले से ही बहुत ख़राब हालत में थे और किसी अपने को खोने की वजह से काफ़ी तकलीफ झेल रहे थे। हम लोगों को अपने आप पर पूरा यकीन था, लेकिन अफसोस सच तो ये है कि हमें मानना पड़ेगा कि कई बार लाख कोशिशों के बाद भी केस गड्ढे में जा सकता है और हम पूरी तरह से नाकाम हो सकते हैं। और मैं इस नाकामी की जिम्मेदारी लेता हूँ, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ हमने अपनी छानबीन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। आपको क्या लगता है, एनी को इंसाफ दिलाने में क्या कोई कमी रह गई? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि हम और भी सबूत जुटा सकते थे। हो सकता है कि हमारे हाथ कुछ और सबूत लग जाता, जिससे हो सकता है कि ये केस नया मोड़ ले लेता। मुझे लगता है इस मुकदमे का शुरू होने से पहले ही ऐसा अंजाम होना तय हो गया था, क्योंकि पुलिस मुजरिमों की गवाही के भरोसे लड़ रही थी। इंसानों की याददाश्त अक्सर बहुत खराब हो सकती है। जब हमने ये देखा कि एक्स्ट्राडिशन की लंबी कार्यवाही की वजह से इतना वक्त बीत गया है, तो जाहिर सी बात है किसी को कुछ भी ठीक से याद नहीं होगा। और जब ये देखा जाए कि उसकी वजह से उन गवाहों की कई बातें ऐसी थीं जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता था, तो फिर सरकारी वकील के लिए ये केस जीतना नामुमकिन ही था। मेरे ख्याल से उन्हें सच में लगता था कि उनके पास जो सबूत हैं वो एकदम पक्के हैं। उन्होंने टोंगो की हर बात पर यकीन किया। हम सब ने कहा कि हमें उसकी कहानी पर यकीन था, लेकिन कोर्ट कहानी के दम पर फैसला नहीं सुनाती है। मगर ऐसा क्यों? हम ये नहीं चाहते कि दुनिया ये सोचे कि साउथ अफ्रीका में क्रिमिनल्स ही रहते हैं, और ना ये कि लोग यहाँ आना ही बिल्कुल बंद कर दे। इसलिए किसी बाहर वाले को उन्हें पकड़ना ही था। इस मामले में मीडिया ने जो भी लिखा था उसके हिसाब से लोगों की सोच बन गई थी। अफसोस मीडिया का लोगों पर इतना गहरा असर होता है।
मैं जब किसी के लिए मुकदमा लड़ता हूँ तो सबसे पहले उनसे यही बात कहता हूँ, किसी भी हालत में मीडिया से बिल्कुल बात ना करें। मुकदमा अदालत में लड़ा जाता है, मीडिया में नहीं। और जनता ने आखिरी वक्त तक उसकी कहानी सुनी ही नहीं। एनी के साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन सच्चाई ये थी कि श्रेयन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मुझे पता है कि एनी की फैमिली उससे नफरत करेगी और यही मानेगी कि उसने झूठ बोलकर शादी की और उन्हें धोखा दिया। उसका बाइसेक्सुअल होना, उसकी झूठी बातें, उस सब के लिए हम भले ही उससे नफरत करें, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसने एनी का मर्डर किया है। टोंगो, मोबोलोम्बो, क्वाबे और साथ ही मगेनी सबने कबूल किया कि हाईजैकिंग में उनका हाथ था। उन्होंने माना कि उन्होंने श्रेयन को कार से बाहर धकेला था और ये भी माना कि उन्होंने एनी को किडनैप किया था। तो अगर कोई झूठा है तो वो ये लोग हैं जिन्होंने एनी की जान ली थी। अफसोस की बात यह है कि उस परिवार को कभी पूरा सच नहीं पता चलेगा। कानून की नज़र में किसी के गुनहगार या बेगुनाह साबित होने से पूरा सच सामने नहीं आता। इंसाफ सिर्फ गवाहों के दम पर ही किया जाता है। वो परिवार जिसने किसी अपने को खोया है, उसकी भरपाई कोई भी अदालत नहीं कर सकती। हमें पता है कि हमारी एनी कभी वापस नहीं आएगी। वो चली गई है। ये बात मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें मानना होगा कि वो वापस नहीं आएगी। लेकिन कभी कभी हम मजबूर महसूस करते हैं, क्योंकि हम जितने सवाल करते हैं उतने और सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर श्रेयन बाइसेक्सुअल था तो उसने झूठ क्यों बोला? उसने मेरी बच्ची से शादी क्यों की? हमें आज तक नहीं पता चला कि उस रात उस कार में क्या हुआ था। अगर ये किडनैपिंग भी थी तो उसे मारा क्यों? उन्होंने एनी की जान क्यों ली? श्रेयन देवानी ने इस सीरीज में हिस्सा लेने के लिए भेजे गए संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। एक बार पहले उन्होंने ये बयान दिया था, मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि जिस रात एनी का बेरहमी से मर्डर हुआ था, उस रात के बारे में मेरे भी कई सवाल हैं जिनका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला है। हर एक गुंडे ने पुलिस के साथ कोई ना कोई डील कर ली थी। इससे साबित होता है कि वो लोग झूठे थे और उन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। मैं हिंडोचा परिवार की तकलीफ अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ जिसकी वजह से एनी का मर्डर हुआ, उस बारे में मैं जो कुछ जानता था मेरे लॉयर्स ट्रायल के वक्त बता चुके हैं।